बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। उसकी हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ ली थी कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग, कि अगर स्प्रिंग के साथ किसी मैस को अटैच किया जाए वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करता है। अब इसकी बाकी दो एग्जांपल हैं, बॉल एंड बाउल सिस्टम है और इसके अलावा है सिंपल पेंडुलम। तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल है बॉल एंड बाउल, कि एक बाउल के अंदर हमने एक बॉल को रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है उसके सेंटर पर। तो अगर इस बॉल को इस बाउल के अंदर मोशन कराया जाए तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप बनती है या नहीं बनती, इस बात को हमने साबित करना है। सबसे इनिशियल स्टेट में जब ये बॉल इसके सेंटर पर पड़ा हुआ है, हम इस सेंटर वाली इब्तदाई पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। यानी कि जब बॉल इसकी मीन पोजीशन पर पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। हमें पता है कि इस बॉल का अपना वेट ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, साथ हमने उसका फार्मूला भी लिखा हुआ है mg। और इसके बाद इस बाउल की जो सरफेस है रिएक्शन के तौर पर इसको अपवर्ड अमल करेगा। यानी कि इस सूरत में यहाँ पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो इस वजह से ये रेस्ट में है। ये तो होगी पहली कंडीशन। अब अगर हम इस बॉल को उठा के एक ख़ास पॉइंट, जिसको मैंने ए और बी का नाम दिया हुआ है बिल तरतीब, अगर हम इसको उठाकर यहाँ पर लेकर जाते हैं, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, इसके इंतहाई मुकाम पर लेकर जाते हैं और फिर यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, तो होगा क्या, अब यहाँ पर ये जो बॉल है किसकी वजह से मूव करेगा। साफ ज़ाहिर है जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे इस बॉल को, इसके अंदर आ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स, और वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी इसके अपने वेट की वजह से। यानी कि इस बॉल का जो वेट है उस वेट की वजह से इसके अंदर आ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये पोजीशन, यानी कि इसकी जो वस्ती पोजीशन है वो है, उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि इस बॉल के अंदर इनर्शिया की वजह से इस पोजीशन ओ पर स्टॉप नहीं करेगी और इसी तरीके से चलते हुए ओ की तरफ मूव करेगी। यहाँ से चलते हुए यहाँ पर चलेगी और इसी तरीके से फिर ये वापस आना भी शुरू हो जाएगी। यानी कि इसी तरीके से ये ए से बी, बी से ए से लेकर ओ तक, फिर ओ से लेकर बी तक ये अपनी इस मोशन को जारी रखेगी, ऑसिलेटरी मोशन करेगी। यानी कि इससे हमें पहली बात तो ये समझ आई कि ये जो बॉल की वाइब्रेशंस है, बॉल की जो मोशन है इस बाउल के अंदर, वो असल में रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रही है। रिस्टोरिंग फोर्स एक तो इसके वेट की वजह से हो रही है, दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बॉल मीन पोजीशन की तरफ आ रही है, इसकी रीज़न एक और भी हो सकती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से भी ये अपने सेंट्रल पॉइंट की तरफ आती है। इसी तरीके से ये ऐसा ऐसा ये मूव करते करते फ्रिक्शन की वजह से ये अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है, जहाँ से हमने शुरू किया था इसको चलाना, वहाँ पर आके रुक जाएगी। ये तो होगी इसकी मोशन। अब इसके दौरान क्या क्या चेंजिंग आती हैं, यहाँ पर ए और बी जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट हैं, ए एंड बी, एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम पोजीशन आप कह सकते हैं, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो होगी कम से कम, यानी कि ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि बॉडी जो है अपनी इंतहाई मुकाम पर पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुक जाता है, इस वजह से वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर ज़ीरो होगी। दूसरी बात, इसकी जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि यहाँ पर जो इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी।
क्योंकि यहाँ इनर्शिया की वजह से बॉडी रोक नहीं सकेगा बल्कि तेज़ी के साथ यहाँ से गुजर जाएगा। तो ए और बी पर इसकी वेलोसिटी कम से कम इंतहाई कम और इसके बाद ज़ीरो हो जाएगी, जबकि जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, जो इसकी मीन पोजीशन है, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसके बाद अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन जो होगा वो उलट होगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि मीन पोजीशन पर आके एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। वजह यह है कि यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो बना ही नहीं था, इस वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कम से कम हो जाएगी। तो इस एग्जांपल से हमने ये समझा कि बाउल के अंदर पड़ा हुआ बॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप है, और इसके अलावा जो इसके दो रिज़ल्ट्स हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की पोजीशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, और इस दौरान जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी भी पोजीशन जो होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। अब आते हैं इसकी लास्ट एग्जांपल, और इंतहाई इम्पोर्टेंट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम के बारे में। अगर हम सिंपल पेंडुलम को समझें कि सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है। सिंपल पेंडुलम एक सिंपल सी आप उसको डिवाइस कह सकते हैं जो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच होती है, और उसके नीचे एक मेटल बॉब लगा देते हैं, गोली लगा देते हैं, या हैवी मास का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके नीचे लटका दो तो वो बन जाता है एक सिंपल पेंडुलम। अब इसमें हमने समझना है कि जब यहाँ मेरे पास है, इसको आप देख सकते हैं, ये सिंपल पेंडुलम कि इसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया जाता है, नीचे एक मेटल बॉब या मेटल की गोली या हैवी बॉडी, इसको हम नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम का। अब अगर हम यहाँ पर दूसरी डायग्राम में आप देखेंगे कि जब आपने इस पेंडुलम को मूव करवाना है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास पेंडुलम है, हमने इसको मूव करवाना है, इसकी इनिशियल पोजीशन जो इसके वेट की वजह से और इसकी रिएक्शन की फ़ोर्स की वजह से, इसकी टेंशन की वजह से ये अभी रेस्ट में है बॉडी। इस वक्त इस सूरत में इसकी जो फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। अब अगर मैं इसको एक ख़ास पॉइंट तक लेकर जाता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं ए पर लाकर इसको छोड़ देता हूँ, तो ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा। अब इसी मोशन को हमने डिस्कस करना है ज़रा। अब है इसकी पहली पोजीशन ए है। अब इसमें भी इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बिल्कुल बॉल एंड बाउल की तरह। और जिस तरीके से आपने स्प्रिंग की एग्जांपल देखी थी कि जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं या बॉल को रिलीज़ करते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर रुकता नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से आगे पीछे टू एंड फ्रो ये मोशन को दोहराता रहता है। बिल्कुल यही काम इस सिंपल पेंडुलम में भी होगा। अब सबसे पहली पोजीशन है इसकी ए पर, ए से जब रिलीज़ करते हैं ये ओ पोजीशन को यानी कि मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए बी पर जाएगा और आखिरकार ये अपनी मोशन को ख़त्म कर देता है फ्रिक्शन की वजह से। यहाँ पर हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि इस बॉब के वेट की वजह से, क्योंकि वेट एक फोर्स है, जैसा कि आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स और वाई। अब क्योंकि हम वेट को भी एक फोर्स का नाम दे रहे हैं, अब जिस तरीके से फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं उसी तरीके से जो वेट है उसके भी दो कंपोनेंट हैं। अब मैंने इस पेंडुलम को एक ख़ास एंगल के साथ इसको स्ट्रेच किया हुआ है। अब यहाँ पर इस स्ट्रिंग की बिल्कुल साइड पर यहाँ पर इसका वेट आ जाएगा जिसको हम mg के साथ ज़ाहिर करें। इसके दो कंपोनेंट, एक x वाला एक y वाला। यहाँ पर आपने पहचान कैसे करनी है,
अब सबसे पहले कि जो भी कंपोनेंट थीटा के बिल्कुल बराबर में आएगा, बहुत ही याद रखने वाली बात कि जो भी कंपोनेंट थीटा के बिल्कुल बराबर में आएगा वो y कंपोनेंट होगा, यानी कि हम उसको y कंपोनेंट का नाम देंगे जो थीटा के बिल्कुल बराबर में आएगा, और जो थीटा की दूसरी साइड पर होगा उसको हम x कंपोनेंट का नाम देते हैं। यानी कि इस तरीके से हमारे पास वेट के दो कंपोनेंट आ गए हैं, WY जो कि थीटा के इक्वल होता है और WX हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला जो थीटा के दूसरी साइड पर होगा। हमें पता है जो y कंपोनेंट होता है उसको mg साइन थीटा के साथ करेंगे और जो x वाला है उसको mg कॉस थीटा के साथ करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कौन से वाला कंपोनेंट इसको मूव करवाता है। इसमें एक कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा, जो दूसरा कंपोनेंट है वो एक्टिव रहेगा। इसी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ज़रा। अब यदि हम इस पर गौर करें, ये जो हमारे पास लाइन है स्ट्रिंग वाली लाइन, और उसके बिल्कुल बराबर में अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो mg cos थीटा वाला यानी कि x कंपोनेंट बिल्कुल स्ट्रिंग के सामने आ जाता है, टेंशन के बिल्कुल बराबर में आ जाता है। और जब टेंशन और वेट बराबर हो जाए तो एक दूसरे के रिज़ल्ट को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से mg cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा mg साइन थीटा। अब mg साइन थीटा इस बॉब को, इस पेंडुलम को मूव करवाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर वही सारी बातें जो आप पहली दो एग्जांपल में सीख चुके हैं कि a और b इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, a और b पर इसकी वेलोसिटी कम से कम यानी कि 0 के बराबर होगी, मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और एक्सेलरेशन की जो मिकदार है, एक्सेलरेशन जो होगा इसका उलट होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़्यादा से ज़्यादा और मीन पोजीशन पर कम से कम यानी कि 0 के बराबर हो जाता है। तो इस एग्जांपल से भी हमने समझा कि अगर किसी बॉडी को जो सिंपल पेंडुलम की फॉर्म में है उसको मूव कराया जाए, उसकी ऑसिलेटरी जो मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी ही है। अब अगर आपने इसका टाइम पीरियड निकालना हो सिंपल पेंडुलम के लिहाज से, जैसा कि आपने मास अटैच टू अ स्प्रिंग के लिए आपने निकाला था टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2 पाई K/m के बराबर, और इसी तरीके से आप इसका टाइम पीरियड का फार्मूला बना सकते हैं कि 2 पाई L/g अंडर रूट के बराबर। फर्स्ट ईयर में इसका मुकम्मल प्रूफ है। फ़िलहाल आपने इसको जस्ट फार्मूला ही याद रखना है कि यहाँ पर जो लेंथ है इसकी कांस्टेंट रहेगी, लेंथ को हम कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी इसकी वैल्यू आ जाएगी कि इस फार्मूले से इस पूरे प्रोसेस के दौरान टाइम कितना लगा इन वाइब्रेशन के दौरान, तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ छोटी सी डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, इनको भी आपने पढ़ लेना है। कि पहली चीज़ है जी वाइब्रेशंस, कि वाइब्रेशन से क्या मुराद है। अब ये सिंपल पेंडुलम से मूव करता हुआ जो बॉडी है उसकी, इसका एक साइकिल या एक मुकम्मल चक्कर, उसको हम नाम देते हैं उसकी एक वाइब्रेशन का। मिसाल के तौर पर आपने बॉडी को उठाया और ए पर लाकर छोड़ दिया, अब दोबारा ए पर इसको स्टॉप कर देना है, तो ये जो इसका एक चक्कर है, एक मुकम्मल साइकिल है, हम इसको नाम देते हैं वाइब्रेशंस का। इसके बाद आते हैं टाइम पीरियड पर, कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से क्या मुराद है। अब वो कहते हैं कि वो बॉडी जो सिंपल पेंडुलम से मूव कर रहा है उसकी एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगेगा उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। इसके बाद आ जाते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी पर, कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अब फ्रीक्वेंसी से मुराद कि सिंपल पेंडुलम से मूव करता हुआ बॉडी
1 सेकंड के अंदर कितने अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, यानी कि 1 सेकंड आप काउंट करें, उसके बाद इसकी वाइब्रेशन की तादाद को काउंट करें तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लास्ट डेफिनेशन और अहम डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है। एम्पलीट्यूड है जी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जितना भी बनता है हम उसको नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। फ़र्ज़ करें ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है ओ से लेकर ए तक, या ओ से लेकर बी तक वाला जितना भी डिस्टेंस बनता है, जितनी भी लेंथ बनती है, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। आई होप ये दोनों एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।